दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बारे में। इस 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। वो क्यों है? संवैधानिक महत्व भी इसका है। क्यों है? जैसे जैसे आप इसको पढ़ोगे आपके समझ में आ जाएगा। चलिए 5 मिनट में हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को समझते हैं। आखिरकार ये क्या था और इसमें क्या क्या प्रावधान थे उनको हम समझते हैं। देखिए, जो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग अधिनियम था, इसकी जब हम महत्व की बात करते हैं तो इसका महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि एक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उसको जब आधुनिक भारत इतिहास आप पढ़ोगे, ठीक है, और इससे पहले की जो कंपनी शासन को जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये सब चर्चा की गई है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आती है, ठीक है। जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उसने चार्टर दिया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स को कि आप जाकर मतलब व्यापार कर सकते हो। तो ये जब कंपनी आई थी तो मतलब जैसे जैसे कंपनी की जो आर्थिक स्थिति थी वो संकट में मतलब पड़ती गई थी। लगभग ये कह देते हैं कि मतलब जैसे जैसे वो आई तो 1765 में क्या हो गया था, मतलब जो कंपनी थी उसको मतलब एक बंगाल था, ठीक है, एक बंगाल हो गया, एक बिहार था और एक उड़ीसा था, ठीक है। इन तीन की दीवानी मिल गई थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की 1765 में, ठीक है। अब इनकी दीवानी मिलने का मतलब क्या है? जो ये तीन थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मतलब इनके जो राजस्व संबंधी जो मामले थे, ठीक है, उनकी वसूली, उन पे जो मतलब निगरानी रखने का जो काम था, ठीक है, मतलब राजस्व संबंधी जो भी मामले थे, ठीक है, वो किसके अंडर आ गए थे? वो आ गए थे कंपनी के अंदर, ठीक है। तो ये दीवानी मिलने का मतलब था। अब चलते हैं, देखिए 1765 में तो दीवानी मिल गई थी। तो अब जब दीवानी कंपनी को मिल गई थी तो जब इतिहास आप पढ़ोगे आधुनिक इतिहास में तो कंपनी की जो स्थिति है वो मतलब 1768 तक मतलब इतनी खराब हो जाती है कि जो मतलब चाय का जो व्यापार वो कर रही थी, चीन के साथ भी कर रही थी, अमेरिका के साथ भी हो रहा था, ठीक है। तो मतलब वो चाय के साथ जो व्यापार चल रहा था उस पर मतलब गिरावट आ जाती है व्यापार में, ठीक है। व्यापार करने के लिए तो आई थी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में। तो अब इसके भी नियम थे, मतलब जो कंपनी जो आई थी, जो इसको मतलब एकाधिकार मिला था, व्यापार करने का एकाधिकार किसके द्वारा मिला था? जो वहाँ की जो मतलब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी उसके द्वारा। तो अब कंपनी को मतलब ब्रिटिश में भी मतलब ब्रिटेन में भी अपना मतलब कुछ हिस्सा इसको भेजना पड़ता था। लगभग 4,000 पाउंड के आसपास इसको मतलब भेजना पड़ता था, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है, लेकिन मतलब फिर भी इसको मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे पैसा भेजना पड़ता था। तो उसमें इसकी मतलब गिरावट आने की वजह से इस पर इफ़ेक्ट पड़ा था, ठीक है। तो जब इफ़ेक्ट पड़ा तो फिर ये मतलब कार्यों को मतलब करने के लिए एक अधिनियम लेकर आए थे 1773 में। मतलब जो कंपनी जो थी वो कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम लाए थे 1773 में, जिसको हम रेगुलेटिंग अधिनियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, कंपनी के जो कार्य थे उन कार्यों को नियमित करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया था, ठीक है। इस अधिनियम के तहत जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस एक्ट के तहत जो कंपनी के जो कार्य थे उन कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे उन कार्यों को नियमित किया गया था, ठीक है, और नियंत्रित किया गया था, ठीक है। एक तो इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है, पहली बार हुआ था ये कि जो कंपनी के जो कार्य हैं, पहली बार याद रखिए, कंपनी के कार्यों को पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने नियमित और नियंत्रित किया था, ठीक है। दूसरी बात, जो कंपनी के जो कार्य थे वो 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत जो प्रशासनिक और जो राजनीतिक कार्य थे उनको भी मान्यता मिल गई थी, ठीक है। इस अधिनियम के तहत 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की भी मान्यता मिल गई। तीसरी बात, इस अधिनियम ने केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी, ठीक है। तो जो ये इसका एक इम्पोर्टेंस है, ये इसका एक महत्व है,
इसलिए मतलब इसको ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, संवैधानिक महत्व क्यों है, क्योंकि भाई एक तो जो मतलब कंपनी के जो कार्य थे, उन कंपनी के कार्यों को ब्रिटिश सरकार ने नियमित और नियंत्रित करना शुरू कर दिया था, ठीक है, जो कि पहली बार हुआ था। दूसरी बात, कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को भी मान्यता मिल गई। और तीसरी बात, इसने भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की भी नींव रखी थी। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं पर। इसकी विशेषताएं क्या हैं, देखिए बड़े अच्छे से मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए हैं, इनको मतलब आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए पहली जो इसका विशेषता है, ठीक है, पहली जो विशेषता है रेगुलेटिंग एक्ट की वो है ये है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल नाम का एक पद इस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था। जो बंगाल का जो गवर्नर था, उस बंगाल के गवर्नर जनरल को जो बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक है, उस बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम का पद दे दिया गया। और इस पद के साथ क्या कर दिया गया, अब ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसके लिए 4 सदस्यीय परिषद भी दे दिया गया कि भैया जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसकी सहायता करने के लिए, इसको सलाह देने के लिए, इसकी सेवा करने के लिए एक 4 सदस्यों का परिषद भी है। और वो परिषद क्या काम करेगा, वो परिषद काम करेगा जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको सलाह देने का काम करेगा, ठीक है। तो एक परिषद भी दे दिया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल को, ठीक है। ये नया पद आया था यहाँ पे, बंगाल के गवर्नर की जगह बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, पहली विशेषता। दूसरी, इससे क्या हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम से प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, भैया कितनी प्रेसिडेंसियाँ थी, 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। 3 प्रेसिडेंसियाँ कौन कौन सी थी, एक तो बंगाल ही था, ठीक है, बंगाल भी प्रेसिडेंसी थी। एक मद्रास, ठीक है, मद्रास बंगाल, और तुम्हारा हो जाएगा मुंबई, ठीक है। तो ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। अब जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, जिसको ये पद दिया गया था, वो तो मतलब ये बंगाल का प्रेसिडेंसी एक बंगाल की हो गई, बची 2 प्रेसिडेंसियाँ, ठीक है। अब जो ये जो प्रेसिडेंसी थी 2, मुंबई और मद्रास, ठीक है, इससे पहले क्या था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले जो भी तीनों जो प्रेसिडेंसियाँ थी, इन तीनों के जो गवर्नर्स थे वो अलग अलग थे, मतलब उनका अलग अलग महत्व था, ठीक है, मतलब वो अपने अपने कार्य खुद देखा करते थे। लेकिन अब जो ये बंगाल का गवर्नर जनरल जो पद दिया गया, जो बची जो दो प्रेसिडेंसियाँ बच रही थी, कौन कौन सी, मद्रास बच रही है और मुंबई बच रही है, इनके जो गवर्नर हैं वो किसके अधीन हो गए, वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, ठीक है। मतलब दूसरी जो इसकी विशेषता है वो क्या है कि जो प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर्स थे, उन गवर्नर्स को बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीनता का सामना करना पड़ा, ठीक है। क्या, पहला एक इसमें पद मिला, दूसरा प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को अधीनता का सामना करना पड़ा। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई, जो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग अधिनियम था, इस रेगुलेटिंग अधिनियम ने 1774 में कलकत्ता में एक क्या क्या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी, ठीक है। और इस उच्चतम न्यायालय की स्थापना जब उसने की थी तो इसमें भी मतलब 4 न्यायाधीश थे। अब वो 4 न्यायाधीश कैसे थे, उन 4 में से एक तो था मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, एक कौन था, एक तो था मुख्य न्यायाधीश, और जो 3 जो बचे वो थे अन्य न्यायाधीश, ठीक है, अन्य न्यायाधीश थे। तो मतलब 4 न्यायाधीशों की एक कुंडली थी, उन 4 में से एक न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में, किस अधिनियम के तहत, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत। उसके बाद जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब कंपनी के कर्मचारियों पर क्या प्रतिबंध लगा दिया कि भैया जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो पहली बात तो निजी तौर पर व्यापार नहीं कर सकेंगे, ठीक है, क्या नहीं कर सकेंगे, निजी तौर पर व्यापार नहीं कर सकेंगे, यानी निजी व्यापार पर रोक लगा दी। कंपनी जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जो कंपनी जो कर्मचारी हैं वो भारतीयों से ना तो रिश्वत ले सकते हैं, ठीक है, और ना ही क्या कर सकते हैं, एक तो रिश्वत नहीं लेंगे और एक ना ही वो लोग मतलब
उपहार होता है ना, उपहार भी नहीं लेंगे, तो इन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। उपहार और रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया था 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये हुआ इसका चौथी जो मतलब विशेषता थी वो। अब आते हैं इसके तहत एक और जो मतलब वो था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको जानिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ये गवर्निंग बॉडी थी। ठीक है, क्या थी? गवर्निंग बॉडी। अब इसको हम देखते हैं। ये गवर्निंग बॉडी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार के मतलब नियंत्रण में कर दिया कंपनी को। जो कंपनी जो है, कंपनी को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में कर दिया। मतलब ब्रिटिश सरकार ने इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर अपना नियंत्रण अच्छे से बना लिया, बिल्कुल बढ़िया से। ठीक है, अब ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर अपना नियंत्रण तो बना लिया, साथ में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने यह भी कह दिया, ठीक है, क्या कह दिया कि जो रेवेन्यू जो मामले हैं, राजस्व संबंधित जो मामले हैं, ठीक है, नागरिक संबंधी जो मामले हैं, यानी जो सिविल मैटर्स होंगे, ठीक है, सिविल मैटर्स, रेवेन्यू मैटर्स, ठीक है, और मिलिट्री मैटर्स यानी सैन्य मामले, ठीक है, सैन्य मामले, राजस्व मामले, नागरिक मामले के बारे में जो भी जानकारी होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, उसको ब्रिटिश सरकार को देना जरूरी है। ये अनिवार्य कर दिया था कि रेवेन्यू, मिलिट्री एंड सिविल जो मामले हैं, इनसे संबंधित जो भी जानकारी है, उस जानकारी को ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस अधिनियम के तहत। तो ये इसके फीचर्स थे, ये इसकी विशेषताएं थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इससे अगली वाली वीडियो में 1781 के संशोधन अधिनियम के बारे में, जो कि बंदोबस्त अधिनियम के नाम से हम जानते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। तो यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट कर दीजिए, और दोस्तों कमेंट करना नहीं भूलेंगे। फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसमें क्या क्या हुआ। देखिए, इसमें हुआ था, पहली बात तो इसमें केंद्रीयकृत प्रशासन की नींव हुई, भारत में केंद्रीयकृत प्रशासन की नींव रखी इसने। दूसरी बात इसने क्या किया, जो कंपनी के जो कार्य थे उनको नियमित और नियंत्रित करना शुरू कर दिया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। पहली बार ये ब्रिटिश सरकार द्वारा कदम उठाया गया था कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए। तीसरा क्या था? तीसरा इसमें यह हुआ, जो कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक जो मामले हैं उनको क्या मिल गई? मान्यता मिल गई थी। ठीक है, कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों को मान्यता मिल गई। चौथी, अब इसकी चौथी क्या है? एक इसने पद दिया, पद क्या दिया? बंगोल ऑफ गवर्नर का दिया। इसके साथ 4 सदस्य समितियां दी थी। ठीक है, वो परिषद दी थी, परिषद दिया था, 4 सदस्यों की परिषद दिया था। उसके बाद एक प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर्स थे उनको अधीनता का सामना करना पड़ा, ये बंगोल ऑफ गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में। ठीक है, इसमें भी 4 न्यायाधीश थे, 1 न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, वो निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, वो रिश्वत नहीं ले सकते हैं भारतीयों से, वो भारतीयों से उपहार नहीं ले सकते हैं। इन सब चीज़ों पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, इन सब पर मतलब क्या कर दिया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर मतलब जो ब्रिटिश सरकार है उनको रेवेन्यू, मिलिट्री एंड सिविल जो मामले हैं उनकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना जरूरी कर दिया। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट कर दीजिए। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।